कंटिंजेंट लायबिलिटी समझने से पहले बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि सर एक लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, वर्सेस एक प्रोविजन क्या होता है, वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब तो तीनों का एक साथ देख लेंगे। हाँ बेटी हाँ। तो सबसे पहले समझिए आप, जो लायबिलिटी होती है ना, वो होता है बच्चे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है जैसे अगर मैंने जगह ले रखी, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे रेंट देना ही देना। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर नीचे एम्प्लॉइज हैं या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ पता नहीं यार लाइबिलिटी है नहीं है, या मैं श्योर हो गया लाइबिलिटी है ही है, मैं श्योर हूं। तो मैं इस चीज को क्या बोलूंगा बच्चे, इट इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी। प्रेजेंट लाइबिलिटी होता है भाई कहाँ छिपोगे, लाइबिलिटी है तुम्हारी। ठीक है, रादर आई एम सॉरी, लाइबिलिटी की जगह इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट का मतलब होता है कि भाई ये एग्जिस्ट करती है, यू कैन नॉट डिनाई। सिमिलरली प्रोविजन भी क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एग्जांपल दूंगा आपका, वेयर एज कंटिंजेंट जो है, याद आ रहा है कुछ क्या वर्ड होता था, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और मैं आपको बता दूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। कैसे होता है, छोड़िए ना, नोट्स बन रहा है। ठीक है, तो लायबिलिटी प्रेजेंट होता है, प्रोविजन भी प्रेजेंट होता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। क्या इधर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स चाहिए होगा, क्या लायबिलिटी को सेटल करने के लिए क्या आउटफ्लो रिक्वायर्ड होगा? बिल्कुल। रेंट पे करना है तो पैसा ही जाएगा भाई, वाईफाई का बिल है तो पैसा ही जाएगा, वॉट एवर लायबिलिटीज, ठीक है, आप इनकर करते हो, तो आप ये कह सकते हो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स to settle the obligation is required। यानी कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल दी ऑब्लिगेशन। बहुत अच्छी बात है जी। एंड व्हाट अबाउट प्रोविजन, आउटफ्लो वुड बी रिक्वायर्ड। बिल्कुल। मैं प्रोविजन का एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने अभी आप नौकरी ज्वाइन करी, 5 साल के बाद ग्रेचुटी मिलेगी आपको। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कितने रुकेंगे 5 साल तक, किसको ग्रेचुटी मिलेगी, कितनी सैलरी होगी तो ग्रेचुटी कितनी नहीं? पर कह सकता हूं कोई तो रुकेगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस चीज को प्रोविजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अमाउंट होता है वो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने आपको ग्रेचुटी कितनी देनी है, वो मुझे पता लगेगा 5 साल बाद, आप में से कितने बच्चे बैठे होंगे नौकरी के अंदर। तो आप मुझे बताइए, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटफ्लो वुड बी रिक्वायर्ड या वुड नॉट बी रिक्वायर्ड? एग्जैक्टली। तो अब मैं यहाँ पे भी सेम लिख रहा हूं, आप पूरा लिख देना, आउटफ्लो वुड बी रिक्वायर्ड। क्योंकि भाई ऐसा है, अगर आउटफ्लो रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर लोगे जब पैसा ही नहीं लगोगा तो? समझ रहे हो? और आप यहाँ पे कह सकते हैं आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, यू कैन से मे बी रिक्वायर्ड, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। सर ये क्या मतलब है, लिख लो बेटे, बस नोट्स बन रहे हैं बच्चे बस आपके। ये आउटफ्लो मे बी रिक्वायर्ड, मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ओके। क्या लाइबिलिटी का अमाउंट एग्जैक्ट होता है या एस्टिमेटेड होता है? एग्जैक्ट होता है जी। लोन ले रखा है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, उधारी पे गुड्स खरीदे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दैट्स एग्जैक्ट। सो ये एग्जैक्ट अमाउंट होता है। प्रोविजन क्या होता है, एस्टिमेटेड। और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी एस्टिमेटेड अमाउंट।
लास्ट बात और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट बात ये है, क्या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करा जाता है? एग्जैक्टली, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिमिलरली प्रोविजन को रिकॉर्ड करा जाता है? बिल्कुल करा जाता है सर, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी? इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज, क्या लिखूं, डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। और आप लिख सकते हैं इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, इसको लिख लीजिए बच्चे। क्या आप मुझे लायबिलिटी का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्स पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर्स, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ना लायबिलिटी। और प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह सकते हो आप, लेकिन बस ये है कि उसमें हमें पैसे नहीं देने होते किसी को। हाँ, पर मतलब ज्यादा बेटर हो जाता प्रोविजन फॉर, अभी मैंने जो बोला था आपको, ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन हो सकता है। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को सरकार ने 1,000 एकड़ ऑफ लैंड दी है, उन्होंने कहा यहाँ पे होटल बना लो, लेकिन जिस दिन यहाँ से जाओगे आपको फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो आज ही क्या मैं इस बात, मेरे को 20 साल के एग्रीमेंट पे मिला है, तो क्या मुझे ये नहीं पता कि 20 साल बाद मुझे वहां पे 20 करोड़ लगाने पड़ जाएंगे? तो क्या उसका प्रोविजन आज बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसी कंडीशन पे ही वो जो फॉरेस्ट जो लैंड है वो मुझे प्रोवाइड कराएंगे। हाँ कह सकता हूँ बिल्कुल, कि रिस्टोर करके दे रहे हो आप, आपको जो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है दोस्त, इन लास्ट, अब आप मुझे बताइए कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है? क्या सर मैं कह लीगल, सकता हूँ? लीगल एग्जैक्टली, इतने कंपनी। सारे लीगल केसेस होते हैं कंपनीज के ऊपर, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, क्या वो डिफाइंड होते हैं या वो केस चल रहा होता है? तो भाई ना तो तुम उसमें जीते ना ही तुम उसमें हारे, पर अगर तुम हार गए तो कितने रुपए की जिम्मेवारी, ये मैं रिकॉर्ड करूं या सिर्फ डिस्क्लोज कर दूं? डिस्क्लोज, क्योंकि मैं हारा ही नहीं तो मैं लायबिलिटी कैसे डिस्क्लोज कर दूं? अच्छा सर, अगर कोर्ट केस आ गया तो? भाई अगर आ गया और अगर मैं हार गया हूं तो लायबिलिटी है, और अगर अभी भी कोर्ट केस चल रहा है तो कंटेंजेंट लायबिलिटी। अब इस पर डिस्कस करेंगे, कोर्ट केस, चाहे जीएसटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। पर इतनी ज्यादा हैवी बात क्या करनी बेटे, मैं तो आपको भी हम ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी अभी समझ आ जाए। आप सभी बच्चों का पेपर कह सकते हो मोटा मोटा दिसंबर या जनवरी में, कुछ बच्चों का मई का है, नए बच्चों, बट कह सकता हूँ दिसंबर जनवरी। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके अकाउंट्स में 70+ आ गए, ठीक है, एंड टैक्स में 65+, नहीं नहीं बच्चे, मैं रियलिस्टिक एकदम, ज्यादा है, नहीं एकदम रियलिस्टिक है भाई, मैं मतलब कम लिख दिया, मुझे लग रहा है दोनों में 70 कर देता हूँ। ठीक है चलो 70 और 65, ठीक है। हाँ मतलब वो है, पर मैंने तो रियलिस्टिक रखा है कि आप मतलब ये अचीव कर सको। नहीं नहीं मैं तो, नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको पार्टी दूं बच्चों को, तो इसलिए मैंने वो रखा है। सर नहीं मिलती सर, सर मिलती नहीं है, मैंने देख लिया। अरे भाई तेरे, मैंने 90 बोले थे अकाउंट्स में, ठीक है, तेरे सर 82 80 आए थे। बोला था। नहीं, सर 80 बोला था। मुझे पता था तू जरूर बोलेगा। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ 5 स्टार होटल, आप बोलोगे तो लंच, सर आप बोलोगे पिछले तो बार भी यही बोला था। डिनर। बिल्कुल हमेशा सेम कमिटमेंट रहती है मेरी। ठीक है, और सर बस पूरी ध्यान रखना कि नहीं यहाँ पर होती। एंड लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहीं तुम गलत, हाँ
नहीं नहीं, एंड का मतलब है बोथ, दोबारा लिख देता हूँ, बोथ भी लिख देता हूँ। ग्रुप के बाद पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, ये गारंटी है मेरी। आप कितने बच्चे ले आएंगे? वो में हाथ पड़े होते हैं पीछे खड़े, फिर देखना है, ठीक है। सीएमए के तो आ सकते हैं, सीएमए भी बच्चों के आ सकते हैं, पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंडीशन है पढ़ाई करनी पड़ेगी। आलोक जी आप तो बिल्कुल यू आर, मतलब आप काफी मेहनत करी आज आपने, इसने बहुत पढ़ाई करी आज, बता दूं? छोड़ो नहीं, ठीक है भाई, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करता, रात भर से सोया नहीं है, सोया नहीं है रात भर से, सीधा टेंशन है, पढ़ रहा था पूरा। एक दिन तो जब डाउट क्लियर कर रहा है। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात, मेरे साथ अच्छी बात है, मतलब इट्स गुड, सर दूसरे का डाउट क्लियर कर रहा है। ठीक है। तो मुझे बताइए, और ये बिल्कुल, और तुम्हारा भी अटेम्प्ट मई में है ना, ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी है भाई, ऐसा मत सोचो कि हमारे लिए सर नहीं कह रहे, आपके लिए भी है। दिसंबर 25, जनवरी 26, मई 26। आप मुझे बताइए, आप में से अगर किसी बच्चे के नंबर आ गए ये, तो खुशी की बात है कि नहीं? ये दोनों मिला के, अच्छा, ये भी लॉजिक लगा दोगे तुम? पर स्टूडेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है बेटी, ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। 5 स्टार होटल में, ओ माय गॉड, लंच डिनर जो भी आप बोलोगे, आप जहां बोलोगे, मैं आपको प्लस डिनर, प्लस नहीं है ये, और लिख देता हूँ यहाँ पे, सारी लॉ सर यही लगा ब्रेकफास्ट, दूंगा। सर ब्रेकफास्ट भी है क्या? नहीं ब्रेकफास्ट, हाँ क्यों? तो फिर कैंसिल कर दो डील, कोई बात नहीं, एक ही होगा लंच, अभी ऐसे मतलब लंच करके दोबारा आ जाओगे डिनर, चलो दोबारा चलेंगे, ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए। दुष्यंत सर जैसी हरकतें मत करो कि अब यहीं रुक जाएंगे अब दोबारा खाएंगे। उस दिन पता है क्या हुआ? हम लोग खेलने गए, जैसे जैसे एनजीएफएस साकेत में गए थे ना खेलने, तो जैसे आधे घंटे का स्लॉट था, ठीक है, आधा घंटा पूरा हो गया, ठीक है, हमने पेमेंट भी कर दी। अब तुम बताओ, वैसे हमें क्या करना चाहिए? आपको चले जाना चाहिए, ठीक है, या आप ये बोलो कि जब तक वो आए नहीं दूसरा बंदा, दूसरा बंदा मतलब जो उधर का केयर टेकर है, और वो बोले कि आप जाते क्यों नहीं हो यहाँ से, तब तक खेलते रहना चाहिए? चले जाना चाहिए ना। मैंने सर को बोला कि सर पेमेंट कर दी, चलो अब, कह रहे नहीं, जब तक वो हमें निकालेगा नहीं यहाँ से, इससे 10-15 मिनट खेलते रहे, वो बताओ यार। सर को सर बेइज्जत होकर निकलना था ना। हाँ हाँ, मतलब यार, मतलब सर की ना हरकतें हैं तो सही, वैसे अलग। अरे जैन और मई मिला के आ जाएंगे। तेरे एनालिटिकल स्किल्स अच्छे तो हैं, पर तू गलत जगह लगा रहा है, पढ़ाई पे लगा ले इसको, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए आयुष जी, आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। 70 आ गए, वेरी गुड, 70 आ गए तो भी आपको मैं लंच पे ले जाऊंगा, आप चिंता मत करिए, डिनर पे जाना लंच, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आयुष जी, आपके आए अकाउंट्स में 72, और बेटे टैक्स में 64 आए बेटे। सेट ऑफ हो जाएगा ना? सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं हो रहा है, सेट ऑफ क्या हो रहा है? ऐसे थोड़ना है बेटे। क्या आयुष जी एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल नहीं है बेटे, एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए परमीत जी, परमीत जी के तो ये तो 95, एलिजिबल, ओ माय गॉड, इतने का तो तो ये रियलिस्टिक 20 बताओ। क्लियर करा था, पेपर ही छूट जाता है 20 नंबर। और टैक्स में है बच्चे इसके 68, एलिजिबल। क्या परमीत, क्या क्या बोला था इसने? छोड़ो, मैं नहीं पता करूंगा मुझे।
चलिए, अब आप मुझे बताइए परमीत जी, अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए? 7 स्टार होटल? चलिए ठीक है, 7 स्टार। तो परमीत जी को मैंने कॉल करा, कैसा रहा रिजल्ट? परमीत जी बोले, सर मैं पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर है, थैंक यू सो मच। मैंने कहा वेरी गुड भाई, मिठाई लेकर आना। कह रहे सर मिठाई की बात बाद में होगी, पहले ये बताओ कि लंच या डिनर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कह रहे सर आपको एक फोटो भेजता हूँ, फोटो खींची थी। ठीक है, तो फोटो भी खींची ना मैडम आपने, देना मतलब कभी भी किसी को। ठीक है, कह रहे सर आपने वादा करा था कि अगर इतने नंबर आए तो लंच या डिनर पे जाएंगे। और बेटे मैं बहुत जोर से हंस दिया इसकी बात सुन के। मैंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा था। परमीत जी आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि आपको मुझे लेके जाना चाहिए, मैंने मेहनत करी, आपने भी करी है, मतलब ठीक है। ठीक है, ठीक है, मतलब तूने इतनी मेहनत करी, पर यू शुड बी थैंकफुल, मैं थोड़ा ना पार्टी दूंगा। ठीक है, आप मुझे सर यही बताइए। तो हुआ है मेरे साथ भी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए परमीत जी, क्या अगर मैं आपको पार्टी के लिए मना कर दूं तो बात यहीं रुक जाएगी, या आप बोलेंगे सर आई विल सी यू इन द कोर्ट? आई विल सी यू इन द कोर्ट, कोर्ट में मैं पूछूंगा कौन सा कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट? बैडमिंटन। ठीक है, तो बेसिकली परमीत जी को मैंने पार्टी के लिए मना कर दिया कि भाई छोटे बच्चे हो यार, अभी क्या, मतलब ये तो मैं मोटिवेट कर रहा था आपको। ठीक है, क्योंकि आप समझो कि ये सारी बातें तो एग्जाम्पल चल रही हैं बेटे, फोटो खींच लो दोबारा से। ठीक है, नहीं नहीं यार, इसमें हम जो कमिट करते हैं वो कंफर्म्ड है, होगा ही नहीं वो। पर परमीत जी ने कोर्ट में केस डाल दिया, और इसने कोर्ट में जो केस डाला, कह रहे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो इसने केस, इसने कहा, तो इसने बोला कि दुष्यंत सर के ऊपर केस कर देता हूँ। अब मुझे बताइए परमीत जी, दुष्यंत सर या सौरभ सर? सोच ले, मेरी ही क्लास चल रही है अभी। हाँ, दोनों के ऊपर एडिविजेंस है ना, जेल होएगी तो दोनों को साथ में होएगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा खासा वहां पे गुड बिहेवियर के चक्कर में हो सकता है छूट रहे हो वो खराब करा दो। ठीक है, सो बेसिकली एडयू जंक्शन के ऊपर केस कर दिया, और केस जो है, तो इसने ये बोला सर मुझे तो 10,000 रुपए, मतलब इसने केस डाला कि इतने रुपए की कॉस्ट है, 10,000 रुपए एडयू जंक्शन से चाहिए। आप मुझे बताइए एडयू जंक्शन वर्सेस परमीत जी, ऐसे बेटे कोर्ट के बाहर खड़े हम। ठीक है परमीत जी, अच्छा लग रहा है आपको जिन फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया, केस कर रहे हो, कितना खुश, इतना खुश कभी नहीं होता ये। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा? तो जब अच्छा नहीं लगता ना तो हंसते नहीं है वैसे। ठीक है, एडयू जंक्शन वर्सेस परमीत जी। और आप मुझे बताइए कोर्ट के अंदर जो जज है, आप मुझे बताइए उसके आगे अब ये हेयरिंग चलेगी नहीं चलेगी? तो क्या जज आप हो फाउंडेशन क्लियर करके? केस नहीं डालोगे? अच्छा, वो कह रहे हैं तू जज है तो केस ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, बट ये फर्स्ट हेयरिंग में ही सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, जिसमें जज ऑब्वियसली हम लोग को बोलेगा कि आपने जब बच्चों को बोला था तो बिल्कुल आपने ऐसा क्यों नहीं करा? तो हमने कहा कि हम ऐसे तो हम हर अटेम्प्ट में बच्चों को बोलते हैं, मेरे पास एविडेंस है, मैं एविडेंस लेके आऊंगा हर बार। AS29 की वीडियो हर 6 महीने बाद जो हो रही है, यही बात हो रही है बेटे। तो ये तो दिस इज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम आजकल बच्चे, जज को बोलूंगा, बिना ये लालच के पढ़ाई ही नहीं करते। इनको बोलो इनके घर पे कॉल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास में नहीं एंट्री होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे बोलो 2,000 पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं हो सकता है एडयू जंक्शन विल विन और ये लूज? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल यू विल लूज। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या जब तक ये केस चल रहा है क्या मुझे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
कंटिंजेंट, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज ये जो जो इसका ऑर्डर आएगा, जो डिसीजन है कि वेदर आई हैव टू पे और नॉट, ये तो अभी श्योर नहीं है ना, तो मैं उसको लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करूं? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 90% चांस है कि मैं केस हार गया, 3-4 हेयरिंग हुई, हम लोग लॉयर को ले जाते, कह रहे सर हार गए हो, अब ऐसे और भी जगह पे केसेस हुए थे, ठीक है, और वहां पे भी नुकसान हुआ था सर। ये नींद में है। हाँ, अरे सर आप मतलब आप तो और आपको क्यों नहीं? पूरे एग्जाम्पल में मैं ही चल रहा हूँ, तो किसकी बात कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप डिनर कर ऐसा ही बात है। मुझे लगा तू कहेगा सीधा प्रोविजन बता दो, तू डिनर पे ही है, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताइए, क्या अगर हम 90% केस हार रहे होंगे, क्या इन दैट केस प्रोविजन बनाया जा सकता है? यस। ऐसा नहीं है कि जब तक ऑर्डर नहीं निकलता, प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। यही केस बाकी कोर्ट में इसका क्या ऑर्डर है, ठीक है। अगर तो 50-50 लग रहा है, रीजनेबल लग रहा है, तो मैं इसको क्या रिकॉर्ड कर दूंगा बच्चे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाई? बिकॉज कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब जो है या नहीं है, श्योर नहीं है, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है? ये जो पास्ट इवेंट की कमिटमेंट हो गई, ठीक है, विच विल बी डिपेंडेंट अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर इवेंट, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। अगर ऐसा है तो इस चीज को कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला जाता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी तो आप इसको कहां डिस्क्लोज कर देंगे? नोट्स टू अकाउंट से। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। एडू जंक्शन के लिए तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा, लेकिन परमीत जी के लिए इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट। तो कंटिंजेंट एसेट जो होता है, इट इज अ पॉसिबल एसेट फॉर हिम, इट इज अ पॉसिबल एसेट, ठीक है, विच माइट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या था भाई? इंस्टीट्यूट ने कमिट करा था जी, ठीक है, एंड द आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल लगा सकते, बिल्कुल लगाया जाएगा। हाँ, उसके लिए लाइबिलिटी करोड़ों, 2 करोड़, 4 करोड़ का केस, मैं आपके ऊपर कभी केस, हमारे, मैं केस नहीं करूंगा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? आइए, अब हम, अच्छा, एक दो चीजें बोलता हूँ। कंटिंजेंट एसेट जो होता है, तो कंपनीज के पास भी होता होगा कंटिंजेंट एसेट। आपके हिसाब से वो कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड करते हैं? डू रिकॉर्ड जब तक आप जीते नहीं? क्यों? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। भाई जीता नहीं तो इनकम कहां से रिकॉर्ड कर रहा है? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस है। दूसरी बात, अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोज तो करोगे, कहां डिस्क्लोज करोगे? नोट्स अकाउंट्स में नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट्स जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट के अंदर जाता है। क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी, अब आप क्या करोगे? ये वाला लिख लिया था ना हमने। आइए अब हम सीधा फाइल के अंदर चलते हैं। कुछ चीजें लिखवा देता हूँ। हाँ, क्या करें? कोर्ट के ये, इट इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट के बारे में जी, लेकिन एक दो लाइन डिस्क्लोजर के ऊपर लिखा है, और शायद मान लिखा है, हेडिंग डाल लेना कंटिंजेंट एसेट, और उसमें लिख लो कंटिंजेंट एसेट्स are not recorded in books of accounts. Contingent assets are not recorded in books of accounts. Full stop. It is disclosed. It is disclosed in directors reports. It is disclosed, board of बोल सकते हो, it is disclosed in directors report or approving authorities report. Approving authorities report. Okay. अब एक बार जो हमारा सर एक बार चल रहा है, रिपीट कर दो। हाँ, it is contingent asset is not recorded in books of accounts. It is disclosed
इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट और अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट। ठीक है बच्चे, अब एक बार जरा आप कंटिंजेंट लायबिलिटी डेफिनेशन पढ़िए, ध्यान से देखिएगा एक बार, थोड़ा सा इसको लिखेंगे हम, वर्ड एक बार कीवर्ड देखना। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल समझ आ रहा है, दैट अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ विच will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not within the control of enterprise। पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक है जी, पेपर में आएगा, एग्जैक्ट लिखना होता है, आगे समझिएगा। अगला पॉइंट भी कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन कह रहा है, या फिर इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लो जी लो, पॉसिबल तो समझ आता है कि कंफर्म नहीं था, प्रेजेंट तो मतलब है हार गया भाई तू, प्रेजेंट का मतलब तो है ऑब्लिगेशन, पर क्यों फिर भी इसको कंटिंजेंट बोला जा रहा है, लायबिलिटी क्यों नहीं बोला जा रहा, प्रोविजन क्यों नहीं बोला जा रहा? दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट। ऑब्वियसली लायबिलिटी भी पास्ट इवेंट से ही होती है। मेरे सर पे अगर आज रेंट की लायबिलिटी है तो एग्रीमेंट भरा तो उसी की तो है ना, तो पास्ट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज। नॉट रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने अगर इस बच्चे को झूठ बोला है ना, तो अब तो भाई साहब आपको हम ये नहीं कहेंगे पैसा दो आप, ठीक है, ताला लगेगा आपके पास। एक फैक्ट्री में ऐसा हो सकता है, फैक्ट्री कोई पॉल्यूटेंट्स निकाल रही है और सोसाइटी ने कंप्लेंट कर दी, दे आर नॉट डिमांडिंग कि इनसे 10 करोड़ की कॉम्पेंसेशन लो। अगर वो पॉल्यूटेंट लीगल नहीं थे, परमिसेबल लिमिट से ज्यादा आप एनवायरमेंट घुसा रहे हो, ताला लग जाएगा। मुझे बताओ, ताला लगने से कोई पैसा जा रहा है आपका? नहीं, तो इसका मतलब उसको लायबिलिटी क्या ही दिखा दोगे आप? तो ऐसे कई कोर्ट केसेस हो सकते हैं जिसमें आपका पैसा ना जा रहा हो पर आपके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, आपके डायरेक्टर्स को हटा दिया जाएगा, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट लायब। यानी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब भाई ऑब्लिगेशन तो आ गई है भाई, लेकिन क्या कह रहे हैं, आउटफ्लो is not probable. It is not probable that outflow would be required to settle the obligation. दूसरी बात, सर एस्टिमेट नहीं हो पा रहा सर, कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, लग तो रहा है हार तो गए हैं, कोर्ट केस हार गए या क्लोज टू हारने गए, प्रोफेशनल से बातें करी, लॉयर और ऑडिटर्स, और उनसे कह रहे हार हो गया, पर उस वजह से कितने रुपए लग जाएंगे अब मेरे, इतना कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं लगा, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, या 1 करोड़ में छूट जाऊंगा, नहीं पता लग रहा। ये तो प्रोफेशनल जजमेंट हुई ना। तो आप मुझे बताइए उस केस में, यानी कि था तो बच्चे, अगर मैं आपको कीवर्ड बोलूं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होते ही वैसे तो लायबिलिटी और प्रोविजन होना चाहिए, बट क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विल नॉट बी रिक्वायर्ड। दूसरा, एस्टिमेट कैन नॉट बी, तो भी उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल दिया गया है। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता, नहीं तो तुम इस चीज को ना तो रिकॉर्ड करते ना डिस्क्लोज करते, डिस्क्लोज तो कर भाई। मुझे बताइए, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो एज इट इज डेफिनेशन लिख दीजिए। और कंटिंजेंट एसेट की देखिएगा, इट इज अ पॉसिबल एसेट, एक बार देख ही लो, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain future event not in the control of the enterprise। क्लियर है जी? दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा कुछ। ए बी के दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल। So it's like you again with pandemic participants and on that basis कोई company अगर या escape करती है कोशिश करते हैं क्या बच्चे का फिर से बोलना? जैसे कि दोबारा से कोई पैंडेमिक आ रहा है जैसे लाइक कोविड हैपी है उस बेसिस पे कंपनी एक और आइडेंटिफाई करती है। हो सकता है प्रोविजन बना रहा हूँ कि ये खर्चे मेरे दोबारा आएंगे, कोविड के टाइम पे मेरे इतने खर्चे हुए थे, एंड इफ आई बिलीव कि अब दोबारा कोविड हो रहा है एम्प्लॉयज के लिए, आपने मॉल में देखा होगा हर एस्केलेटर के ऊपर एक पे क्रॉस लगा हुआ है, एक खाली है, आपको क्या लग रहा है कॉस्ट नहीं है उसकी, सैनिटाइजर्स लगाने पूरे के पूरे, तो हो सकता है प्रोविजन बना दो, प्रोविजन होगा वो चीज। ओके, मैंने आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब बताया है।
जो लाइन मैंने अभी टाइप करी है, कि आपको समझ आ रहा है? ये कुछ अलग लाइन है, इस पे इंस्टीट्यूट बहुत क्लियरली नहीं बोलता है, पर हमें ये लाइन को थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट, रिमोट का मतलब है कम है, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो होती है, बट AS29 कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। अगर आउटफ्लो होगा, ये जो है ये डेफिनेशन है, ठीक है? तो अगर रिमोट होता भी है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी तो है, पर AS29 कह रहा है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? I don't think I need to settle the liability because outflow is not required. Is it called contingent? Yes. But do I need to disclose this? Not required. थोड़ी बात अजीब लगेगी, बट ठीक है, प्रोफेक्ट जो ऑडिटर्स होंगे वो बोलेंगे भाई तो फिर भी कर। AS29 तो बोल रहा है कि यार कुछ फालतू की भी छोटी मोटी भी है तो उस एंगल से लिखा हो। क्लियर है बच्चे? ये लाइन ना आप इसके साथ में लिख लेना, चाहे नीचे भी लिख लोगे नोट तो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे इसकी, पर ये लाइन लिख लीजिएगा, ये एक राइट टाइम पे लिखना बहुत जरूरी है। ओके, लिख लिया बच्चों ने? आगे बढ़ू? लिख लिया? चल, आइए बच्चे, ऐसी पढ़ लो, मतलब तुम्हें लिखना नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन पढ़ना ही, समझ आ रहा है? सर एसेट वाला पॉइंट भी लिखना है। हाँ, एसेट वाला भी लिख लोगे तो सही है, तो एसेट भी लिख लेना। हाँ, तो कंटेंजेंट एसेट भी लिख ले। लिख लिया? ओके, छोटी छोटी बातें रह रही है, पर मुझे लग रहा है अभी नोट्स बन रहे तो सही है। चलिए, एक ना एक चीज समझना, कुछ एक दो बातें सुन लो। जबरदस्ती की डेफिनेशन है बट इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है? इसको पढ़ के मतलब समझाओगे क्या होता है एग्जीक्यूटरी? दोनों पार्टी ने लीगली परफॉर्म करा या पार्टी देगा।
मान लो अगर मैंने 50% काम करा, आपका मॉल बना रहा हूँ, आपने भी 50% पेमेंट करी हुई है, तो एग्जीक्यूटरी हो गया। या अगर दोनों ने काम नहीं करा तो भी क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव। क्लियर है बच्चे? प्रोविजन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी पढ़ लीजिए एक बार, लाइबिलिटी पढ़ लेना। समझ आ रहा है ना? मतलब ये थ्योरेटिकल वो है, पर मतलब एक बार रीड करना जरूरी है। अच्छा, AS29 का ना स्कोप लिखते हैं बच्चे। क्या बोल रहे हैं सर? AS29 शुड बी अप्लाइड। अच्छा, मैं एक बार ना आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ। आपको एक चीज पता है, प्रोविजन बनाना बहुत आसान है जिंदगी में। मैं ये दिखा दूं मैनेजमेंट को, या मैं ऑडिटर को दिखा दूं, अरे खर्चा आना है भाई, 4 साल बाद खर्चा आना है, उसका थोड़ा प्रोविजन आज बना दिया, और सारी की सारी मैनिपुलेशन क्यों चल रही है मेरे। अच्छा, सुनना ध्यान से, मेरे प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होंगे तो टैक्स ज्यादा आएगा। टैक्स को बचाने का तक क्या तरीका है, खर्चे दिखाने। और खर्चे मैं किस एंगल से दिखा रहा हूँ, प्रोविजन के नाम से। हालांकि जिन बच्चों ने इनकम टैक्स पढ़ लिया उनको समझ आ रहा होगा, प्रोविजन के में डिडक्शन सरकार देती नहीं है। समझ रहे हो? हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रोविजन ऑफ बैड डेट और उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही। लेकिन अकाउंटिंग लेवल पे ऐसे ही समझाया जाता है बात को, कि जैसे कि लोग क्या करते थे, अगर हायर प्रॉफिट होते थे, सो दे क्रिएट प्रोविजन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। उससे क्या होगा, दे विल शो लेस प्रॉफिट एंड अवॉइड टैक्सेस। एंड सिमिलरली अगर आपके लोअर प्रॉफिट है, तो वो प्रोविजन ही नहीं बनाते थे। वो कहते थे जब अगले साल प्रॉफिट बढ़ेंगे ना, तब प्रोविजन दिखा। मेरे कहने का मतलब है, प्रोविजन अपने हिसाब से मॉड्यूलेट हो रही थी। इस साल मुझे टैक्स पे नहीं करना तो मैं प्रोविजन बढ़ा रहा हूं, अगले साल पे करना है तो अगले साल नहीं बना रहा हूं। ऐसे करेक्ट चीज छोड़ना है ऐसे। करेक्ट चीज क्या है, अगर प्रोविजन की जरूरत है तो बनाओ, अगर नहीं है तो मत बनाओ। जिस वजह से AS29 हमारा जिंदगी में पिक्चर बना। AS29 आया इसलिए कि लोग प्रोविजन को लेफ्ट राइट गलत गलत बताने लग गए। When it's not required, they're making it. When they should make it, they are not making it. Whatever. तो आप मुझे बताइए, अगर आपको समझ आया तो अब इंट्रोडक्शन पढ़िएगा एक बार। यही बातें लिखी है, पर एक बार पढ़ना जरूरी है बच्चों। AS29 का पढ़िए एक बार बच्चों। आर्बिट्री बेसिस क्या होता है? अपनी मर्जी से ऑन द रोड भाई, बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनाया जा रहा। लास्ट पैरा ही पढ़ लोगे तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कहिए, क्लियर है? ओके, अब लिखते हैं, ये सारी बातें दोबारा वही लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो ऐसे एग्जांपल नंबर 1 पढ़ लो एक बार। स्कोप लिखवाऊंगा, अभी स्कोप पर आऊंगा, पर एग्जांपल 1 एक बार रीड कर लो बच्चे। क्या बोल रहा है ये? और 2021 में हायर प्रॉफिट थे, लोअर थे? लोअर प्रॉफिट, जिस वजह से इन्होंने प्रोविजन बनाई, नहीं बनाई? नहीं बनी, तो ऐसे जोड़ना होता है। समझ लो, अगला साल भी पढ़ना। बस बेटे, 1-2 क्वेश्चन और खत्म है बस। हम्म। क्लियर है? ओके, अब एक बार स्कोप लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा स्कोप। और एक बार मैं बोल देता हूँ फिर तुम लिखना। AS29 शुड बी अप्लाइड अकाउंटिंग ऑफ प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी अदर देन। ठीक है, एक बार सुन लेना, यानी कि AS29 लगता है टू क्रिएट प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट अदर देन दोज रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर कैरिड एट फेयर वैल्यू। हमें नहीं जानना भाई क्या बोल रहा है, पेपर में अगर स्कोप आएगा तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑप्शन, फ्यूचर्स, इनके अगेंस्ट भी अगर है तो उसकी कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट नहीं बनेगी। Those resulting from executory contracts except when contract is onerous। पहले मुझे बताइए executory contract क्या होता है? Both the parties have not executed either or they have executed to same level other than
ऑनरस ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। किस हालात में प्रोविजन बन रही है क्या जानना है बेटे, कोई नहीं जानना आपने, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी AS29 नहीं लगाना। देन वो क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। एक बात बताओ, मैं आप सबसे इंश्योरेंस का पैसा लिए जा रहा हूं, भाई साहब अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर सबके घर गिर गए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आप समझो ये जो नेचुरल कैलामिटी आती है, जो हम देख रहे हैं इतने सारे घर, आप सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी में बर्डन नहीं आता क्या। सो दे ऑब्वियसली मेक कंटिजेंट लायबिलिटी, ऐसे करके चलते होंगे ना। कितनी सारी गाड़ियों के इंश्योरेंस करा रखी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर एकदम से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भी तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस की कंटिजेंट लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देगी, एंड दोज कवर्ड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोई और स्टैंडर्ड में इस लायबिलिटी का कोई बात कर लेगा तो S29 कहेगा वो स्टैंडर्ड ही रेफर कर। क्लियर है बच्चे, लिख दीजिएगा। और पे जो ये आप कह रहे हो ये नेचर ऑफ ऑपरेशन के अंदर ही तो आ गया। वो बात तो सही है, बट क्या उनका नेचर ऑपरेशन ये होता है कि अब जैसे अगर मैं देखो बोलूँ, जैसे कहीं पे भी वॉर हो रही है, सो डू यू थिंक इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज को बहुत लाइक कर रही होंगी? हाँ सर, क्यों भाई, आप मिसाइल फेंक के बिल्डिंग तोड़ दी भाई आपने पूरी, अगर वो बिल्डिंग की इंश्योरेंस हो रही है, मैं यहाँ पे 5 करोड़ पेमेंट कर रहा हूँ, समझ रहे। हाँ, ये तो कह सकता है कि लोग अब डर गए तो लाइफ इंश्योरेंस करा लेंगे, तो फायदा भी कराई बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब से क्लासेस स्टार्ट हुई मैं तब से बता रहा हूँ, आप मानते ही नहीं हो बात। आप मेरी बात नहीं मान रहे, ठीक है बेटे कोई बात नहीं, लंच और डिनर कैंसिल। तब भी आपने करवाई भी तक नहीं, शायद तो मेरे से तो नहीं करवाई। कल फॉर्म लेके आऊँ। LIC होनी चाहिए, है आपके पास? एक है या खूब सारी है? ये तो तू ऐसे ही बोल रहा है यार। ओके, लिखिए बच्चों, जल्दी लिखो। सर हाँ जी एक भाई ए पॉइंट फिर से समझा दो। दोस्त, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होगा ना, अगर कोई लाइबिलिटी कंटिजेंट प्रोविजन, तो वो AS29 नहीं बताएगा। तो इसका कोई एग्जांपल है? देख, फ्यूचर ऑप्शंस में अगर तू हार गया, जीत गया, इफ दैट रिजल्ट्स इन सम ऑब्लिगेशंस, तो AS29 विल नॉट टेक दिस। ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल तो नहीं है मेरे पास। ओके सर। ठीक है दोस्त, लिख लिया बच्चों? बस बेटे अब तो खत्म, बस क्वेश्चन देखना है और नमस्ते बस पर। हो गया, लिख लिया? लिख लिया? साहिल ने लिख लिया? लिख लिया? ओम ने लिख लिया? ओके लास्ट पॉइंट के दोस्त लोग हैं। डन। आओ बेटे आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ा था हमने, पढ़ लो फिर। क्या बोल रहे एग्जाम्पल 3? रेफ्रिजरेटर्स बेचे जाते हैं विद वारंटी। क्या करेंगे, पढ़ लिया आपने? प्रोविजन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ओके, मैंने कुछ समझाना तो नहीं है ना इसमें? एग्जाम्पल 4 भी पढ़ लो फिर।
इसके बाद थ्योरी बहुत सारी आएगी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। क्लियर है भाई साहब? मेरे पास एक बिल रिसीवेबल था, बिल रिसीवेबल मैंने डिस्काउंट करा लिया। आपकी बुक्स में था बिल्स पेबल, मेरे पास बिल रिसीवेबल में डिस्काउंट करा, पैसे आ गए। पर आप मुझे बताओ, अगर आपने नहीं दिए तो मेरे से ले लेगा भाई, नहीं ले लेगा? सो इज इट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी और नॉट? यस, ऑल्दो आई वुड बी एबल टू रिकवर इट फ्रॉम यू। समझ रहे हो? पर अगर मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा, पैसे आ गए, बट आई एम स्टिल अंडर दी प्रेशर कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरे सर से जाए। सो शुड आई रिकॉर्ड द कंटेंजेंट लायबिलिटी? यस। आप एज अ कंपनी आपको बताना पड़ता है कि हमने 500 करोड़ के बिल्स को डिस्काउंट कराया हुआ है। इन केस द बायर फेल्स तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो जनरली आपको मतलब समझ आना चाहिए। पास्ट इवेंट एकदम थ्योरेटिकल है, पढ़ने का है, हल्का सा पढ़ना, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं एक चीज बोलूंगा बस, हल्की सी, अगर वैसे तो इतना भी वो नहीं है, पर एक बार इसको रीड करके बताओगे क्या? ये जो मैंने आउटफ्लो वाली लाइन लिखवाई थी ना, उससे रिलेट कराने की कोशिश कर। वही वाली बात है ना? पर ये लाइन वैसे मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा टेक्निकल होती है कि वो क्या है। क्लियर है? ओके बेटे, ये वही एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें रीड कराऊंगा, हो जाएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी एक चीज और मैंने बोलनी है। इसके बारे में पढ़िएगा। अगर एक किसी कॉन्ट्रैक्ट पे मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हूँ, पढ़ दो चलो एक बार, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लियर है? पूरी की पूरी कंटिजेंट मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो मुझे देना पड़ेगा। पर एक बात बताइए, सपोज करो ऐसा हो गया, उसने नहीं दिया और मेरे मेरे को पे करना पड़ा, ठीक है? तो क्या मैं क्लेम करूंगा उससे? इस चीज को रेम्बर्समेंट्स कहते हैं। अभी नीचे आएगा, बहुत हैवी हैवी शब्दों में लिखा हुआ है, पर मुद्दे की बात अगर मैं आपको बोले, टेबल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड आएगा, रेम्बर्समेंट। ठीक है? रेम्बर्समेंट में क्या लिखा है? बस इतना ही पढ़ लेना, ये ऐसे नहीं तो खत्म ही नहीं होगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। रिम्बर्समेंट को रिकॉर्ड तब करना चाहिए व्हेन आई एम श्योर दैट आई रिसीव द मनी। अदरवाइज भाई फिर उसको कंटिंजेंट एसेट ही बोल लो। कहने का मतलब है बैलेंस शीट से बाहर है तो कंटिंजेंट एसेट बोल लो, जिस दिन रिकॉर्ड कर दोगे उसको रिम्बर्समेंट बोला जा रहा है। नहीं, रिकॉर्ड नहीं होते बच्चे कंटिंजेंट, जब आपको एकदम श्योर हो जाए, आप उससे लिखवा लो, उससे डॉक्यूमेंट करा लो, कोर्ट आप ये कर लोगे तो वो पैसा देगा ही देगा तुम्हें। अगर श्योर नहीं है तो कंटिंजेंट है, अगर वही चीज पे श्योरिटी आ जाए तो उसको एसेट रिकॉर्ड कर दो। नजर, बताइए क्लियर है बच्चे? समझ आया रिम्बर्समेंट का मतलब मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। अब मेरे पास और बताने को नहीं है, और आपने इसके अंदर कुछ ज्यादा लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है? एक चीज को बहुत एक्सप्लेन करा हुआ है हमने, एक इलस्ट्रेशन करनी है, और फिर ये वाली भी कर सकते हैं। पहले सेकंड वाली कर लेते हैं, पढ़ लीजिए एक बार सेकंड वाली, और AS29 आपका सारा का सारा डन हो जाता है। कंपनी के ऊपर कौन सी असेसमेंट हुई है? इलस्ट्रेशन 2 में पहला पॉइंट, सेल्स टैक्स। ओ माय गॉड, सेल्स टैक्स की असेसमेंट हुई है, और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने की डिमांड निकाल दी? ओ माय गॉड। अब क्या है? द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट। क्योंकि क्या होता है, इफ यू वांट टू अपील
तो भारत देश के लोग ऐसे कह रहे भाई अपील करनी है कर ले, तू सेटिस्फाइड नहीं है पैसे जमा कर पहले। समझ रहे हो? आप इनकम टैक्स में केस हार गए, आप इनकम टैक्स में डिमांड निकाल दिया, आप कह रहे हो नहीं सर वो फ्रॉड है इनकम टैक्स वाले, तो केस कर ले, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसे जमा कर दे, जीत गया तो वापस ले लियो। समझ रहे हो? तो बेसिकली कंपनी ने कितना अमाउंट पे करा, पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टुवर्ड्स राइट टू अपील। The company files its appeal before the appellate authority, wherein the grounds of appeal cover tax on addition made in the assessment order for a sum of 2.10। डिमांड कितनी निकाली थी आपकी, और आप कोर्ट केस कितने का कर रहे हो? That means for 66 lakhs you are agreeing। तो वो जो 66 lakhs है that's a liability, क्योंकि तुम खुद ही एक्सेप्ट कर तो गए उस चीज को, और जो बचा हुआ 2.10 करोड़ है वो कंटेंजेंट लायबिलिटी। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप आंसर पढ़िए। जो आपने पेमेंट करी है भाई उसको एडवांस तो दिखाओगे, समझ रहे हो? क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर 2, आंसर भी साथ में दिखा रहा हूँ, आप रेफर कर लेंगे। एग्रीमेंट कब बने? मई 22। किस डेट से सैलरी बढ़ जाएगी? जून 21। लेकिन ये जो दैट द हाइक टिल मई 22, मतलब जून 21 से लेके मई 22 है, ये पैसा कब दूंगा आपको? रिटायरमेंट। अब आप मुझे बताओ, इज इट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी और अ लायबिलिटी और प्रोविजन? बिकॉज प्रोविजन अब जो सर इंटरेस्ट विंटरेस्ट लगा के दोगे वो, ये बातें कुछ नहीं लिखी हुई। कहने को तो अगर अमाउंट फिक्स है तो मैं लायबिलिटी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता अगर एग्जैक्ट अमाउंट है तो? ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर में क्या बोल रहा है, वो कुछ लिख नहीं रहा, इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। आप भी थोड़ा स्मार्टली पेपर में लिख देंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मतलब कि ऐसे मतलब कोई लायबिलिटी या प्रोविजन, दैट इट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तो एग्जैक्ट अमाउंट है तो डेफिनेटली लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ रहे हो? वो वाली चीज। ऑल क्लियर टिल हियर? लास्ट क्वेश्चन बेटे, illustration number 1। At the end of financial year 31st December कैलेंडर ईयर है, कंपनी फाइंड दैट कितने लॉ सूट चल रहे हैं? 20 केस चल रहे हैं, which have not been settled till the date of approval account by the board of directors। The possible outcome in respect of 5 cases, आपके ऊपर 5 केसेस चल रहे हैं जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितने की है? नेक्स्ट 10 केसेस पर 50% हो सकता है जीतूंगा, अगर हारूंगा तो 40% प्रोबेबिलिटी है लॉस इतने का होगा, और अगर हारूंगा तो 10% प्रोबेबिलिटी है लॉस कितने का होगा? 2 लाख का। सर ये क्या लॉजिक बैठ रहा है? छोड़ो ना बेटे, आगे के 5 केस पे जीते तो 50%, 30% चांस है कि लो डैमेजेस देने होंगे, एंड 20% चांस है कि 2 लाख 10 देने पड़े। आउटकम ऑफ ईच case is to be taken as a separate entity, ascertain the amount of contingent loss and accounting treatment in respect thereof। पहले क्वेश्चन समझ आ गया? अब एक बार इसको रीड करना स्टार्ट करिए। डेफिनेशन ही लिखी हुई है पहले तो, है ना? आगे भी पढ़ते जाना एक बार, अब कुछ भी नहीं, अभी आंसर दिखाऊंगा हो जाएगा बस। जिस चीज पे आप जीतोगे उस पे क्या लॉस बुक कर लोगे आप, कि मेरी इतने की लायबिलिटी है। पहले 5 केस पे तो जीत ही रहे थे आप, तो इन्होंने क्या करा है? एक्सपेक्टेड लॉस इन नेक्स्ट 10, फर्स्ट 5 पे तो कोई बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जीतने की प्रोबेबिलिटी थी।
हारने वाले पे क्या था बच्चे, 1/20, 1/20 दूंगा, इसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, तो उन्होंने 1/20 का 40% निकाला, 2 लाख का 10%, सो दिस इज द अमाउंट आई फील कि ये 10 केस में मेरा पॉसिबल आउटफ्लोस है। ये कितना रीजनेबल, कितना लॉजिकल है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं पता लगा, वो तो रियल लाइफ में काम करोगे तो समझ आती है बात। और अगले वाले की क्या है बच्चे, अगर आप हारे तो 1 लाख देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, और ये तो एग्जैक्टली exactly। अब मुझे बताइए आगे क्या लिखा होगा। अगर सारा लॉस टोटल लेवल पे ही दिखाओगे तो नहीं है, तो परसेंटेज लगा के दिखाओगे तो सही। कहीं क्लियर है, मुद्दे की बात एक बार स्टार्टिंग में बोल देता, आई एम बुकिंग दिस इन माई बुक्स और इट्स अ कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, लास्ट से आंसर्स आपको आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। 68,000 हर केस में होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 72,000 हर केस में है तो 5 से कर दोगे तो 10 40 आ जाए। कहिए क्लियर है, हो जाएंगे अब क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए तो आपका AS29 सारा का सारा डन है बच्चे। MCQ करोगे या हो जाएगा, ठीक है, एक बार कर लेना बस, इसको मिस नहीं करने का, ठीक है। तो AS29 आपका सारा का सारा डन है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।